ॐ नमः सूर्याय चन्द्राय मङ्गलाय बुधाय च गुरुशुक्रशनिभ्यश्च राहुवे केतुवे नमः। ॐ नमः सूर्याय चन्द्राय मङ्गलाय बुधाय च गुरुशुक्रशनिभ्यश्च राहुवे केतुवे नमः। ॐ नमः सूर्याय चन्द्राय मङ्गलाय बुधाय च गुरुशुक्रशनिभ्यश्च राहुवे केतुवे नमः। साइंसेस का रोहिणी चैप्टर है। आईकास इसके नाम से जाना जाता है और आईकास के पूरे भारत में लगभग 65 चैप्टर हैं। उनमें से एक चैप्टर रोहिणी चैप्टर है। यहाँ पर अभी जनवरी 2026 सेशन के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। क्लासेस 10 जनवरी से आरंभ होंगी और आज इसी कड़ी में हम नाड़ी ज्योतिष पर एक डेमो क्लास रखने वाले हैं आज। और नाड़ी ज्योतिष दक्षिण भारत का की एक आर्ट थी, वहीं पर प्रचलित थी। उत्तर भारत में इसका प्रचलन बहुत कम था, लेकिन अभी पिछले कुछ वर्षों में बहुत से नाड़ी ज्योतिषी सोशल मीडिया के कारण पॉपुलर हो गए हैं। वो कितने सही हैं कितने गलत हैं इस चर्चा पे न जाते हुए आईकास ने इसका ऑफिशियल कोर्स 3 वर्ष पहले आरंभ किया था और हमने भी इसको 4 सेमेस्टर से हम भी पढ़ा रहे हैं। और ये विद्या क्या है, कैसे चलती है, इसका और पराशरी से कोई मतभेद है या उसी का हिस्सा है, इन सभी बातों पर प्रकाश डालने के लिए आज हमारे रोहिणी चैप्टर के नाड़ी ज्योतिष के फैकल्टी मेंबर श्री लवनीश शर्मा जी ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं, ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं। और आज इनके साथ हमारी बातचीत रहेगी। आपके जो भी प्रश्न होंगे उनके उत्तर भी दिए जाएंगे और विषय से संबंधित जानकारी ये क्या है, कैसे आएगी या नहीं आएगी, कितना सही सटीक है, इन सभी बातों पर विचार करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ श्री लवनीश शर्मा जी को। लवनीश शर्मा जी, नमस्कार। मैं ना सर स्टार्ट होने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ कि आप में जितने भी लोग वीडियो ऑन करने में कंफर्टेबल है तो वो प्लीज कर लीजिए। मुझे एटलीस्ट ऐसा नहीं लगेगा कि मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ। नमस्कार सर। हाँ जी सभी नमस्कार। नमस्कार जी। जिन्हें आपत्ति नहीं हो वीडियो ऑन कर लीजिए। वैसे तो ये कहते हैं कि गुरुमुख विद्या है, ये ऑफलाइन होनी चाहिए, आचार्य और शिष्य को सामने आमने बैठकर। हाँ, क्योंकि और वैसे भी मैक्सिमम लोग जो है ना सारे अपने ही चैप्टर के, तो वीडियो ऑन करने में कोई प्रॉब्लम होनी नहीं। हाँ, क्योंकि नए लोगों को तो यहाँ वो एलिजिबल ही नहीं है। जो लोग प्रवीणा में हैं वही आमंत्रित किए गए हैं, तो उनमें से ही कुछ लोग एडमिशन लेंगे और बहुत ज़्यादा की अपेक्षा भी नहीं है। तो लेकिन अगर आमने सामने रहें तो आपके चेहरों के हाव भाव से भी आचार्य को या टीचर को यह आभास हो जाता है कि आपको उनकी कई बार डिलीवर हुई है या नहीं हुई। तो ये बेहतर रहता है आमने सामने बैठ करके पढ़ना। बाकी आपकी इच्छा है जी। चलिए शुरू करिए जी, जिसने करना था कर दिया। स्क्रीन दिख रही है ना? हाँ जी, स्क्रीन दिख रही है, स्क्रीन दिख रही है। तो आज जो है हम नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात करेंगे। देखो, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी जो है ऐसा नहीं है कि पराशर एस्ट्रोलॉजी जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है वो आप लोग ज्यादातर लोग उसके बारे में जानते हैं। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी साउथ इंडियन एक टेक्निक है जो कि अपने आप में कंप्लीट विद्या है। ठीक है, बस फर्क इतना है कि नॉर्थ इंडिया में वैदिक एस्ट्रोलॉजी का ज्यादा सिविलाइजेशन हुआ और साउथ इंडिया में नाड़ी एस्ट्रोलॉजी का ज्यादा सिविलाइजेशन हुआ। ठीक है, दोनों अपने आप में बराबर वैल्यू रखते हैं। ठीक है, जिस तरह से पराशर ऋषि ने वैदिक एस्ट्रोलॉजी को लिखा, पराशर होरा शास्त्र को लिखा, इसी तरह से इसमें अलग अलग ऋषि थे, तो उन्होंने अलग अलग अपनी एक टेक्निक को निकाला। उसमें से एक भृगु नाड़ी है जिसमें अगस्त्य ऋषि ने अगस्त्य नाड़ी लिखी, चंद्रकला नाड़ी लिखी अच्युत ने। ठीक है, ऐसे ही अगर आप पराशर होरा शास्त्र जिसे बोलते हैं, अगर आप उसमें पराशर नाड़ी बोलोगे तो उसमें भी कोई फर्क नहीं है। ठीक है, इसमें प्रिडिक्टिव सिस्टम में
थोड़ा सा स्लाइटली बीच बीच में छोटे छोटे चेंजेस हैं, अदरवाइज ऑलमोस्ट जितनी भी चीजें आपने पढ़ी हैं, 9 ग्रह, 12 राशि, 12 हाउस, ये सारी चीजें सेम है, और 27 नक्षत्र भी। लेकिन उनको देखने का नजरिया, समझने का नजरिया थोड़ा सा अलग है। तो हम एक एक रास्ते पे अगर चलते हैं तो यहाँ पे हम जल्दी एक पॉइंट पे पहुंच पाते हैं। ठीक है, तो ये डायरेक्ट प्रिडिक्टिव सिस्टम है जैसा आप देख रहे हैं। ये पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर को बहुत ज्यादा एक्यूरेसी के साथ में प्रिडिक्ट करता है, मतलब पिन पॉइंट कर देता है इवेंट्स को। और स्टेटमेंट बेस्ड प्रिडिक्शन है कि जी आपके जीवन में ऐसा ऐसा होना चाहिए और हुआ होगा। ओके, मतलब इसमें हम ये वाली चीजें कम यूज करते हैं कि ये यहाँ बैठा है तो ये खराब करेगा, वो वहां बैठा है तो ये अच्छा करेगा। लेकिन अच्छे और बुरे के बीच में स्टेटमेंट का फर्क होता है, तो स्टेटमेंट बेस्ड जो है वो चीजें होनी चाहिए। ठीक है, नाड़ी मींस फ्लो ऑफ डेस्टिनी। जैसे हमारे क्या बोलते हैं, हाथों में नसें दौड़ती हैं, उनको फ्लो ऑफ लाइफ बोलते हैं, ब्रीथ जिसके साथ में होती है। नाड़ी, इसका नाम नाड़ी जो है वो रखा गया। ओके, रिकॉर्डेड कार्मिक स्क्रिप्ट ऑफ सोल्स, मतलब आप समझो कि मैं आपको बताता हूं, जैसे इसमें 2 तरीके की नाड़ियां होती हैं। ओके, एक होती है जीव नाड़ी, दूसरी होती है अजीव नाड़ी। ओके, तो साउथ इंडिया में वैदिशरण कोइल, कुंभकोणम डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है, वहां पर जीव नाड़ी के मैन्युस्क्रिप्ट्स रखे हुए हैं, जो कि हजारों सालों से रखे हुए हैं, और वहां पे ऋषि मुनि आप सभी के बारे में, हमारे बारे में अपनी एंड से लिख लिख कर गए हैं। तो उसको देखने का, जो जांचने का जो तरीका होता है, वो होता है कि आपने थंब इंप्रेशन दिया सामने वाले को, और वो लाइब्रेरी से निकाल के आपको आपके बारे में बताएगा। इसको बोलते हैं जीव नाड़ी। अजीब नाड़ी जो हम पढ़ेंगे, ठीक है, वो हॉरोस्कोप बेस्ड है। ठीक है, जैसे जीव नाड़ी, आई मीन अजीब नाड़ी में सबसे इंपॉर्टेंट प्लेनेट जो होता है वो होता है जुपिटर। ठीक है, तो अगर आपकी कुंडली में गुरु जिस भी राशि में बैठा है, जिस भी भाव में बैठा है, उसको बोलते हैं जीव लग्न। ठीक है, यानी कि आपका लगन क्या है उससे हमें मतलब नहीं है, जुपिटर जहां बैठा है वो आपका लगन है। ठीक है, जुपिटर को इतनी ज्यादा वैल्यू देने का कारण भी ये है कि जुपिटर, जैसे हिंदी में उसको गुरु बोलते हैं ग्रह को, और गुरु ग्रह, और अपना ग्रेविटेशनल फोर्स को हिंदी में गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं। ठीक है, अगर आप इसको सेपरेट करोगे आपस में तो आपका बनेगा गुरु का आकर्षण। तो जुपिटर की ही ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अर्थ जो है अपने स्फीयर्स पे राउंड करती है, दैट इज व्हाई जुपिटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेनेट फॉर ईच एंड एवरी अस। ठीक है, इसलिए जुपिटर जहां भी बैठा है वो आपका लगन बना देते हैं। तो यहां पर एक जो हमारे पास में सिंपल सी चीज निकल कर आती है वो ये कि हॉरोस्कोप रीडिंग के लिए अगर आपके पास में किसी का टाइम ऑफ बर्थ नहीं है, तो भी आप उसको बहुत इजीली और बहुत अच्छे से प्रिडिक्शन दे सकते हो, क्योंकि जुपिटर पूरे साल बैठेगा जहां भी बैठेगा। हमने जब उसी को लगन बना दिया तो फिर हमें लगन की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो एक जो छोटा सा डिफरेंस है वो यहां पर ये निकल कर आता है। फिर अब जैसे हिस्ट्री ऑफ भृगु नाड़ी में मैंने आपको बताया 5000 वर्ष से भी पुरानी लिखी हुई वो विधा है, रिटन बाय महर्षि भृगु। और फॉर मतलब कलयुग के लिए इसको लिखा गया है। ये आपको कर्म बताती है, आपके डिसीजंस को अच्छे से बताती है, और इसमें रेमेडीज का भी प्रोविजन है, और बहुत साइंटिफिक रेमेडीज है। जो आप समझो कि जैसे हमारा शरीर जो है, वो बॉडी जो है वो पंचभूतों से बनी है, तो पंचभूतों को ही ध्यान में रखते हुए इसमें रेमेडीज होती है। ठीक है, भृगु नाड़ी क्यों यूनिक है, क्योंकि वो इवेंट बेस है। इंटरप्रिटेशन में आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्लैरिटी जो है आपको बहुत इजीली उसके अंदर मिलती है। ठीक है, टाइप्स ऑफ नाड़ी में जैसे मैंने आपको बताया, भृगु नाड़ी होता है, अगस्त्य नाड़ी होता है, शुक्र नाड़ी। शुक्र नाड़ी एज इन आप समझो कि हर ग्रह ने अपनी एक नाड़ी लिखी हुई है, तो बुधा नाड़ी भी होती है, शुक्र नाड़ी भी होती है, जुपिटर की तो जीव नाड़ी है ही। ओके, चंद्र नाड़ी भी होती है जिसको चंद्रकला नाड़ी बोलते हैं, कौशिक ऋषि के द्वारा लिखी हुई है कौशिक नाड़ी, पुल्लीपानी ऋषि के द्वारा लिखी पुली, अपना शिव वाक्य नाड़ी। इस तरह से अलग अलग नाड़ियां होती हैं, जिनके बारे में सारे मैन्युस्क्रिप्ट जो हैं सब अवेलेबल हैं। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी जो है वो इसमें 12 एरियाज ऑफ लाइफ के ऊपर सबसे ज्यादा काम करती है। इसके अंदर कांडम्स के, जैसे कांडम होते हैं ना, जैसे आपने किष्किंधा कांड सुना होगा, रामायण में होता है, तो इस तरह में हर तरह से हर चैप्टर को एक कांडम के नाम से जाना जाता है। तो इसके मेजर जो है 12 कांडम्स होते हैं, और टोटल जो है 17 कांडम्स होते हैं। ठीक है,
तो फर्स्ट से लेकर सिक्स्थ कांडम तक जो है वो आपको पहला, जैसे फर्स्ट हाउस होता है उसको सेल्फ बोलते हैं, सेकंड कांडम आपकी वेल्थ के लिए, फैमिली के लिए देखा जाता है, थर्ड कांडम करेज, कम्युनिकेशन, शॉर्ट ट्रैवल, फोर्थ कांडम जो है मदर के लिए, फिफ्थ कांडम चिल्ड्रन के लिए, और सिक्स्थ कांडम जो है आपकी हेल्थ के लिए हो गया और सेवा के लिए हो गया, इन चीजों के लिए हो गया। देन 7 to 12 जो है मैरिज हो गया, 7th हाउस जुपिटर लॉन्जिविटी हो गया, 8th हाउस फॉर्चून आपका भाग्य हो गया, 10th हाउस करियर हो गया, 11th हाउस गेन्स का हो गया, और 12th हाउस मोक्ष का हो गया। तो 1 से लेकर 12 भावों के बारे में जैसे हमने पढ़ा है, तो वहां पे वो 1 से लेकर 12 डिफरेंट डिफरेंट कांडम्स हैं, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट 12 ऑफ योर लाइफ, आप इसको ऐसे समझिए। ठीक है, तो इसमें जो है स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, प्लेनेट एक्ट एज अ लिविंग कैरेक्टर। जैसे हमने बोला जुपिटर कौन होता है, जीव कारक। ओके, तो जैसे आपने अभी तक ये जाना होगा, आप सभी एस्ट्रोलॉजी के बहुत अच्छे जानकार हैं, तो आप सभी ने एक चीज समझी होगी कि हम लोग जो ना जब भी एस्ट्रोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं तो हम क्या देखते हैं, भाव, भावेश और कारक, इस इन 3 पिलर के ऊपर जो है ऑलमोस्ट पूरी एक हॉरोस्कोप की फाउंडेशन लगी हुई होती है। अब हम जब नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में आते हैं तो ये इसको थोड़ा सा रिवर्स चला जाता है, हम कारक को सबसे पहले बोलते हैं। ठीक है, कारक और भाव ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट टूल बनते हैं प्रिडिक्शन के लिए, इसीलिए हम हर प्लेनेट को लिविंग कैरेक्टर की तरह देखते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप 4th हाउस से मदर को देखते हो, तो हम यहाँ पे 4th हाउस से मदर को नहीं देखेंगे, हम 4th हाउस से जातक के सुख को देखेंगे, मदर के बारे में हम चंद्रमा से बात करेंगे। ओके, सिमिलरली कर्म भाव 10th हाउस जो है हमारे लिए हमारा प्रोफेशन होता है, तो यहां पर हम कर्म भाव से हम क्या देखेंगे, फादर को देखेंगे, आई मीन ओवरऑल कर्म को देखेंगे, आप ऐसा मान लीजिए, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ के लिए स्पेशली हम सैटर्न को देखेंगे। ओके, मैरिज के लिए वीनस को देखेंगे, और अपना प्रॉपर्टी के लिए मार्स को देखेंगे। तो इस तरह से हर प्लेनेट को हम लिविंग सिग्निफिकेंस की तरह ट्रीट करेंगे, क्योंकि वो हमारे लिए लिविंग ही है। सूर्य पिता है, चंद्रमा मन का कारक है, शुक्र मैरिज का कारक है, पत्नी का कारक है, शनि जो है वो कर्म कारक है। तो कारक हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर भूमिका निभाते हैं। उसके बाद में हम भाव के ऊपर आते हैं। ओके, तो एक बात ये हो गई, यहां तक एक मेरे हिसाब से सब चीजें क्लियर होंगी। तो इसीलिए प्लैनेट जो है वो अपनी तरफ से हर चीज को वो करते हैं। दूसरी चीज, हमारे को यहां पर दशा और अंतरदशा देखने की जरूरत नहीं होती फॉर टाइमिंग ऑफ इवेंट। ठीक है, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी ये मानती है, जैसे आप जिस दिन आपका जन्म हुआ उस दिन जो ऊपर ग्रहों की जो स्थिति थी, एक पिक्चर आपकी बन गई, वो आपका हॉरोस्कोप होता है। लेकिन प्लैनेट्स ने मूवमेंट करना बंद नहीं करा, वो डेली मूवमेंट कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जुपिटर अभी मिथुन राशि में है, तो वो इस साल जो है वो कर्क राशि में आएंगे ही आएंगे, उससे नेक्स्ट में वो सिंह राशि में जाएंगे ही जाएंगे। ठीक है ना, अभी सैटर्न जो है वो मीन राशि में है, तो उन्होंने मेष राशि में आना ही है। सो दैट मीन्स कि उनकी जो मूवमेंट है वो स्टैटिक नहीं है। ओके, तो इसलिए हम जो भी टाइमिंग ऑफ इवेंट में हर प्लेनेट के प्रोग्रेशन को फॉलो करेंगे। ओके, जिसमें कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है जीव और कर्म, इन 2 प्लैनेट्स को दी जाती है, क्योंकि सबसे ज्यादा स्लोएस्ट मूविंग प्लैनेट्स यही होते हैं, जुपिटर एंड सैटर्न। बाकी सभी भी मूवमेंट कर रहे हैं, वो छोटे छोटे रिजल्ट देते हैं, लेकिन आपके जीवन के मेजर रिजल्ट जो है वो सैटर्न और जुपिटर देते हैं। तो उसके लिए हम प्रोग्रेशन को फॉलो करते हैं, यानी कि उनकी मूवमेंट, आपके जीवन में उनकी मूवमेंट। ठीक है, नेक्स्ट, जैसे अब इसका रिपीटेशन ऑफ रूल्स है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप समझिए जुपिटर जो है 12 ईयर्स की उसकी एक साइकिल होती है, सैटर्न की 30 ईयर्स की एक साइकिल होती है, और राहु की या केतु की 18 ईयर्स की एक साइकिल होती है। ठीक है, आप नोटिस करना, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए हम राहु को लेते हैं, राहु का एक राउंड जो है वो कंप्लीट होता है 18 ईयर्स में। ठीक है, अब आप देखिए, आप 18 ईयर्स की जब आपकी एज होती है तो आपको कितनी सारी चीजें मिलती हैं। आप स्कूल से कॉलेज में आते हो, आपको लाइसेंस मिलता है, वोटिंग का अधिकार मिलता है। ठीक है, फिर इसी तरह से जब जुपिटर 12 साल का उसका फर्स्ट राउंड होता है, तो अगर आपने वैदिक एस्ट्रोलॉजी में पढ़ा होगा तो हम क्या बोलते हैं, किसी बच्चे की कुंडली 12 साल की एज के बाद देखनी चाहिए। ठीक है,
सिमिलरली सैटर्न का अराउंड 30 इयर्स का होता है किसी के भी जीवन में। आप में से जितने भी ज्यादातर लोग हैं सब 30 ईयर प्लस हैं। तो आप देखिएगा 30 साल की एज के बाद में आपके जीवन में मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं, क्योंकि सैटर्न जो है वो कर्म कारक है। ठीक है, तो ये रिपीटेशन ऑफ रूल्स है, यानी कि अगर जैसे राहु है, जुपिटर है, जुपिटर 24 ईयर में आपके जीवन में कुछ ना कुछ बहुत अच्छा होगा। देन नेक्स्ट कब होगा? 36 में। ओके, देन नेक्स्ट कब होगा? 48 में। तो वो हमेशा एक सिग्निफिकेंट ईयर जो है वो आपके बनते चले जाते हैं। सिमिलरली 18 ईयर्स, 36 ईयर, 54 ईयर, ये आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट ईयर्स होते हैं। ओके, इसको आप थोड़ा सा डिवाइड करोगे तो 9 में भी कर सकते हो, वो भी आपके जीवन के बहुत सिग्निफिकेंट ईयर्स होते हैं। अब सिग्निफिकेंट ईयर्स मतलब जरूरी नहीं कि अच्छा ही होगा, खराब भी हो सकता है। ओके, तो ये रिपीटेशन ऑफ रूल्स है, क्योंकि हम सब एक लूप में घूम रहे हैं। काल चक्र को भेदना जो है हम यहाँ पे सीखते हैं। ठीक है, तो प्रिडिक्शन वर्क कैसे करती है? यहाँ पे हम प्लेसमेंट को देखते हैं, प्लैनेट क्या बोल रहा है, किस पोजीशन में, उसको देखते हैं। ट्रांजिट को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दी जाती है, जिसको जैसा कि मैंने बोला प्रोग्रेशन को, और वैसी के थ्रू हम टाइमिंग ऑफ इवेंट तक पहुंचते हैं। तो इसलिए हम दशा और अंतरदशा के बारे में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ते, और इसलिए हमारे को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होने की आवश्यकता भी नहीं होती। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप ऐसा मानिए कि इररिस्पेक्टिव ऑफ किसी का भी लग्न, आज की डेट में जुपिटर जिस भी भाव से ट्रांजिट हो रहा है, वहां पे सबसे ज्यादा उसके जीवन के एक्टिविटीज हो रही होंगी। ठीक है, तो ऐसे ही सैटर्न है, सैटर्न भी जिस भी हाउस से ट्रांजिट कर रहा होगा, वहां से रिलेटेड उसको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आ रही होंगी। तो उसी के बेसिस पे हम टाइमिंग ऑफ इवेंट्स को निकालते हैं। और रेमेडीज का रोल क्या है? यहां पर हम कर्मा बेस्ड रेमेडीज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे समझिए कि किसी के हॉरोस्कोप में जो है सैटर्न केतु का योग है। ओके, तो निश्चित रूप से उसको प्रोफेशनल लाइफ में बहुत स्ट्रगल लगेगा। ठीक है, क्योंकि उसका कर्म ऐसा है। तो उसके कर्मा बैलेंसिंग के लिए हम उसको क्या बोलते हैं कि आपको एज अ रेमेडी एस्ट्रोलॉजी सीखनी चाहिए। ठीक है, तो उसमें जो है चीजें, उसके लिए सफरिंग्स जो है वो रिड्यूस होने लग जाती हैं। ठीक है ना, तो इसी तरीके से हम रेमेडी मेजर पे जाते हैं आने वाले टाइम में। और इसमें रेमेडीज में कुछ पूजास वगैरह भी होती हैं, वो आने वाले विशारद में हम सीखते हैं। और ज्यादातर पूजा जो है वो साउथ इंडिया में ही कंडक्ट करनी होती है, करवाई जाती है, और उसका बहुत अच्छा लाभ भी होता है। ठीक है, एथिक्स ऑफ नाड़ी एस्ट्रोलॉजर, वो तो खैर जब हम फर्स्ट क्लास करेंगे तो उसमें आएगा भी कि उसका कंपैशनेट होना बहुत जरूरी है। कोई आता है तो उसके दिमाग में किसी भी तरह के कोई वहम को ना डाले, जो दिखे वो सच बोले। ठीक है ना, वो वाली चीज है। तो ये जो है थोड़ा सा एक ओवरव्यू था नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के बारे में। ठीक है, मेरे को लगता है कि काफी चीजें हमने इसमें क्लियर कर पाए। और मैं एक चीज और बोलना चाहता हूं कि प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस जो है ना वो यहाँ पर बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। हमें मतलब नहीं है कि एक घर में 4 प्लैनेट बैठे हैं या एक सीक्वेंस में 4 प्लैनेट बैठे हैं। दोनों की जो प्रिडिक्शन है वो हम इजीली कर पाते हैं, क्योंकि जब हम कारक के ऊपर जाते हैं तो कारक बेस्ड प्रिडिक्शन जो है यहाँ पर हम करते हैं, और आने वाले समय में हम इसी को सीखेंगे। ठीक है ना, अब किसी का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। इससे पहले मैं बता दूं कि यह कोर्स जो है 1 वर्ष का है, 2 सेमेस्टर्स। एक सेमेस्टर अभी शुरू होगा, इसके एग्ज़ाम जून में होंगे, और इसके बाद दूसरा सेमेस्टर जुलाई में शुरू होगा, उसके एग्ज़ाम दिसंबर में होंगे। तो इस प्रकार 1 वर्षीय पाठ्यक्रम है, 2 सेमेस्टर्स हैं। दोनों सेमेस्टर्स में फीस 6,800 रुपये है। 6,000 रुपये ट्यूशन फीस है और 800 रुपये एग्जामिनेशन फीस। केवल मात्र यही खर्च है। इसके लिए जो पुस्तक है वो आपको बाजार से खरीदनी होगी, जो कोर्स बुक है वो आपको बता देंगे। उसके साथ 1-2 सहायक पुस्तकें भी लेनी पड़ती हैं, वो भी आपको जब आप क्लासेस करेंगे तो आपको बता दी जाएंगी। और हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसके लिए जो लोग एलिजिबल हैं केवल वही जिन्होंने ज्योतिष प्रवीण परीक्षा पास कर ली है। और क्लास ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, एग्ज़ाम ऑफलाइन ही देना होगा। ऑफलाइन एग्ज़ाम के लिए आप भारत के किसी भी शहर में रहते हैं तो उस आसपास हमारा कोई ना कोई चैप्टर अवश्य होता है, तो वहाँ जाकर आपको ऑफलाइन एग्ज़ाम देना होता है। यदि आप किसी रिमोट लोकेशन में रहते हैं जहाँ से 50 किलोमीटर के रेडियस में हाई कास्ट का कोई चैप्टर नहीं है, और आप यह बात आपके
जो रेजिडेंस का आपने प्रूफ दिया है उससे भी प्रूफ होती है, तब ऑनलाइन परीक्षा के बारे में बात की जा सकती है, अदरवाइज परीक्षा ऑफलाइन ही होती है। अब आप एडमिशन से संबंधित, कोर्स से संबंधित, जो विषय रखा गया उससे संबंधित कोई भी डाउट हो तो आप एक में उसके लिए हैंड रेस कीजिए, हम आपका नाम पुकारेंगे और तब बात करें, क्योंकि एक साथ सभी का बोलना अशोभनीय होगा। यहाँ पे हैंड रेस कीजिए, फिर आपके प्रश्नों के उत्तर देते हैं। प्रश्न नहीं है तो इसके दो मतलब होते हैं जी, या तो सबको समझ में आ गया या कुछ दिशा भी दिशा समझ जी नहीं का आया। है ना, दिशा गौर जी बोलिए। अच्छा अच्छा आ गया। दिशा ओके दिशा गौर, गौर किया। हाँ जी, दिशा गौर बताओ। जी। गुड इवनिंग सर। हाँ सर जी, good जस्ट जो आपने फीस स्ट्रक्चर और क्लास का बताया वो ना अभी कट हो रहा है तो इसलिए क्लियर नहीं हो रहा। प्लीज आप व्हाट्सएप पे पूरा डाल देंगे डिटेल तो आपकी आवाज कट रही है, क्या कह रहे हैं? दिशा जी मैं अभी आपको सर ने जो फीस स्ट्रक्चर मैं आपको व्हाट्सएप पर भेज दूंगा जी। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। फीस 6,000 रुपये आईकास रोहिणी चैप्टर में सभी कोर्सेज की फीस 6,000 रुपये पर सेमेस्टर है। एग्जाम फीस 800 रुपये से 1,500 रुपये तक अलग अलग कोर्स के हिसाब से डिसाइड की जाती है, तो आपको बता दूंगा मैं। नेक्स्ट है जी ठीक है काजल, सर। काजल जी, काजल उनियाल। सर ये क्लास किस दिन होगी? संडे और सैटरडे, और टाइमिंग क्या होगी इसकी? हाँ जी सर, लवनीश सर नहीं आप नहीं, बताओ। संडे या सैटरडे नहीं होती है। ऑनलाइन क्लास जो है ना वो थर्सडे या फ्राइडे को करते हैं हम, ताकि सैटरडे संडे में कोई परवीन या विशारद वाला स्टूडेंट है वो इजीली कर सके, पहला। और संडे को जो है ऑफलाइन क्लास मॉर्निंग में 9 to 10 होती है। और फ्राइडे और वैसे थर्सडे, शायद फ्राइडे हम ये किस टाइम कह रहे थे? इसका फ्राइडे फिर हम और फ्राइडे रखेंगे या थर्सडे 6 PM क्लास 6 PM। 6 PM की होगी। हाँ जी, सर कितने डे घंटे की कौन सा क्लास होगा? होगी? 1 घंटे की। 1 घंटे की। और इसका एग्जाम जो फ्राइडे होगा रखोगे एक ही या होगा? थर्सडे? नहीं, 2 एग्जाम होते हैं, पेपर 2 होंगे। प्रवीण में भी 2 पेपर होंगे, विशारद में भी 2 पेपर होंगे। ओके, ठीक है। हाँ जी ईशान। सर मेरे दो सवाल थे। एक तो अभी दिनेश सर ने बोला था कि एक सेमेस्टर का 6,800 है ना, सो इट्स हाँ, नेक्स्ट 1 ईयर सेमेस्टर का भी सेम है। हाँ हाँ, तो मतलब पर सेमेस्टर 6,800। और मेरा सेकंड सवाल ये था सर, जैसे कि एक दो तरह की नाड़ी आपने आपने बताया और मुझे भी पता है। जैसे एक तो वो ताड़ पत्रों से जो हम देखते हैं, राइट, और एक ये जो हम खुद कुंडली के थ्रू प्रेडिक्शन से देखते हैं। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम? क्योंकि एक तो वो हो गया जो लिखा हुआ है, जो होना ही है, और एक हो गया जो आप इंटरप्रिटेट कर रहे हो। तो डिफरेंस क्या है दोनों में? नहीं, इसमें भी हॉरोस्कोप में भी वही हो गया, जो जो लिखा है वो होना ही है, तो वही हम पढ़कर बताते हैं। उसमें फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे हम हॉरोस्कोप को देख के बताते हैं और वहां पर जो है वो थंब इंप्रेशन को देख के बताते हैं। और एक जो थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि वो आपका नाम भी बता देते हैं, हम नाम नहीं बताते हैं। हाँ करेक्ट। तो हम ये कह सकते हैं कि क्योंकि वो जो पत्रों में लिखा हुआ है वो हर किसी का नहीं लिखा हुआ, करेक्ट? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जरूरी नहीं है कि एक नाड़ी सेंटर में ना मिले दूसरे में मिल जाए। और दूसरी चीज, जरूरी नहीं है कि एक ऋषि मुनि नहीं लिख कर गए तो दूसरे लिख के हो सकता है गए हों। ओके, ठीक है सर। हाँ, तो मिल जाता है, ताड़पत्र तो मिल जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। और कोई प्रश्न? मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा कोई। सर इसको प्रेडिक्ट कैसे मुझे करते हैं? मतलब इजी वे में कैसे? जैसे उसमें तो भाव वगैरह देखते हैं हम लोग, कारक और भावेश। इसमें हम लोग क्या चीज बेसिक मेन मानेंगे? सिर्फ इसमें आपने हम मुझे जैसे कॉम्बिनेशन बताया ऑफ प्लेनेट के चंद्रमा ऊपर से ज्यादा फोकस रहता है हमारा। आपका शुभ नाम? दिशा गॉड सर, दिशा गॉड। दिशा गौड़। हाँ, तो इसमें जो है ना हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेनेट के ऊपर ज्यादा फोकस रहता है और उसी के थ्रू जो है हम प्रिडिक्शन जो है वो निकालते हैं। ठीक है, और आगे जो है हम इसी को क्लासेस में धीरे धीरे करके आपको क्लियर करेंगे। सर दोनों में दोनों का ही जो प्रेडिक्शन करते हैं, जैसे हम लोग इसमें करते हैं भावावेश कारक में करते हैं, तो इसमें और उसमें दोनों में ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं या डिफरेंट होता है कि कुछ
मतलब ये होता है कि हाँ जो हमने बोला बिल्कुल सच होना ही होना है, ये ऐसा कुछ हाँ, है जो सर? बोला है वो सच होना ही होना है। पहला ऐसा नहीं है, पराशरी में भी अगर आपकी पकड़ बहुत अच्छी है तो उसमें भी जो भी आप बोलोगे वो भी सच होना ही है, नहीं होने का सर वो सवाल तो ही। क्लाइंट हाँ, बताते हैं ना कि जो बोला है शायद बात सच हो बात गया जो है, है ना तो दिशा वो ही जी, बता पाते हैं। हाँ, सुनो दिशा जी, बात सिर्फ इतनी सी है कि आपको अगर एक जगह पहुंचने में 1 घंटा लगता है, ओके, और दूसरे ही मेथड से आपको एक चीज पे पहुंचने में 15 मिनट लगते हैं, तो समय का फर्क है बस। ओके सर, ठीक है। ठीक है ना? हाँ जी, एनजे और एनजे टेक्निक कोई भी हो, चाहे कोई भी टेक्निक हो, व्यक्ति तो एक ही अच्छा, है, घटना नमिता तो जी। वही होनी चाहिए। गुड इवनिंग अगर आप सर। अलग अलग गुड स्थानों पे इवनिंग पहुंच सर। रहे हैं तो कोई ना कोई लोचा है इसमें, कुछ भी गड़बड़ है। तो गुड इवनिंग सर। हमें सर मैं पूछूं क्वेश्चन सर? कौन हाँ जी पूछ रहा बोलिए। है? सर मैं मानसी सिंगल एम सर। हाँ जी, मानसी जी बताइए। सर मैं सॉफ्टवेयर जानना चाह रही थी, इसके लिए क्या क्या यूज करेंगे सर? मेरे पास कोरा सॉफ्ट है, क्या वो वर्क करेगा हाँ, सर? बिल्कुल करेगा। ठीक, थैंक हाँ ठीक। जी, हाँ जी, नमिता जी। जी सर, नमस्कार सर। सर नमस्कार जी। जैसे आपने बताया ये भृगु नाड़ी है, तो ये भृगु जो थे उन्हीं की फॉलो करते हैं इसके अंदर? देखो मैं आपको बताता हूँ, सुनो। भृगु नाड़ी जो है ना वो भृगु ऋषि ने लिखी। 2 नाड़ियां लिखी गई थी। जो नंदी ऋषि थे, नंदी ऋषि ने नंदी नाड़ी लिखी थी। ठीक है। तो जब साउथ इंडिया में एक एस्ट्रोलॉजर थे, उनका नाम है श्री आरजी राव। ओके। तो आरजी राव ने इन दोनों बुक्स को पढ़कर, उसको मैन्युस्क्रिप्ट्स को पढ़कर डिकोड कर कर एक बुक लिखी जिसको बोलते हैं भृगु नंदी नाड़ी। ओके। तो हम उसको पढ़ेंगे यहाँ पे। और सर इसमें प्रिडिक्शन कितनी एक्यूरेट रहती है? मतलब ये जैसे हम जो वैदिक में पढ़ते हैं उसमें तो काफी चीजें हमें देखनी पड़ती है, गोचर भी देख रहे हैं, नवांश भी देख रहे हैं, चलित भी देख रहे हैं, तो इसमें हमें कितना क्या यूज करना पड़ता है? जैसे आपने अभी बताया हम प्रोग्रेशन देखते हैं ग्रहों का, हाँ हाँ तो मतलब वो हाँ, थोड़ा नहीं समझ प्रोग्रेशन में थे। आया कि गोचर भी यूज करते हैं इसमें, हाँ, गोचर या ये इज अलग इक्वल टू ही टेक्नोलॉजी प्रोग्रेशन ही है। अच्छा। हाँ, ट्रांजिट को ही प्रोग्रेशन भी बोला जाता है। प्रोग्रेशन बस ये है कि हर किसी के हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग प्रोग्रेशन वाइज थोड़ा थोड़ा चीज़ों में स्लाइटली डिफरेंस रहता है। ठीक है। अगर आपके डिग्री वाइज है तो हो सकता है आपका प्रोग्रेशन 1 साल आगे चल रहा हो, और डिग्री कली बहुत पीछे है तो उसके हिसाब से चल रहा हो, वो हम जानेंगे। लेकिन मोटा मोटा आप ये समझो कि ट्रांजिट बेस्ड है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप समझिए आपका मार्स जहां भी बैठा है ना, तो जुपिटर जब भी उसके ट्राइन में या उसके ऊपर आया होगा, आपकी मैरिज की एक्टिविटी हुई होगी। आप अपनी कुंडली को आराम से लगा के देख सकते हो। तो इरिस्पेक्टिव ऑफ दशा एंड अंतरदशा, हम इजीली जो है थ्रू द मेथड ऑफ गोचर और प्रोग्रेशन, हम इस तरह से टाइमिंग ऑफ इवेंट को पिन पॉइंट कर सकते हैं। ठीक है सर, ओके। ठीक है ना? बाकी तो डिटेल में हम आगे कोर्स में सीखेंगे। नाड़ी ज्योतिष मुख्य रूप से कारक और गोचर पर ही आधारित है। अगर समझ में आ जाए बहुत अच्छा रहता है, लेकिन इसको समझने के लिए बेसिक ज्योतिष का आना जरूरी है। इसीलिए आईकास ने ज्योतिष प्रवीण जो है कंपल्सरी किया हुआ है। जो लोग ज्योतिष प्रवीण ग्रेजुएट है वही ये कर सकते हैं। इसका कारण यही है, कम से कम कारकत्व वगैरह तो पता हो, भावों का, राशियों के बारे में जानकारी रहनी चाहिए, ग्रहों के बारे में इत्यादि। ईशान जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर मेरा एक लास्ट सवाल था, सॉरी मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ। मेरा ये क्वेश्चन था कि नॉर्मली हमने देखा है कि जिनको ये दोनों मतलब साइंस की नॉलेज है, दे पुट इट टुगेदर एंड देन दे प्रेडिक्ट, राइट? तो थोड़ा वो वैदिक भी यूज करते हैं एंड थोड़ा नाड़ी भी यूज करते हैं। तो कितना 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 कौन सा यूज करना चाहिए, और क्या दोनों की प्रेडिक्शन में डिफरेंस आता है या ऑलमोस्ट वहीं आते हैं घूम के? नहीं, मैं कहूंगा कि मिक्स नहीं करना चाहिए। ठीक है। यही कारण है कि चेन्नई में खाया हुआ सांभर और दिल्ली में खाए हुए सांभर में फर्क होता है। ओके ठीक है। तो उसको जो है ना मिक्स ना ही करा जाए तो अच्छा है, ओके। क्योंकि फिर वो कई बार तो क्या होता है ना कि वो किसी लायक नहीं बचेगा। एक्चुअली सर मैंने इसलिए पूछा क्योंकि मैंने कई जगह पे कॉन्सेप्ट्स दोनों लगाए हैं और दोनों तरफ प्रेडिक्शन सटीक बैठी है, उससे भी और उससे भी। तो इसका दशा मतलब है कि आप देखो तो दोनों ही है ना। prediction अब से वैसे भी। तो अगर आप जेमिनी मेथड के थ्रू भी लगाओगे तो भी प्रेडिक्शन आएगी, सेम आएगी।
ठीक है ना, लेकिन फिर भी मिक्स नहीं करना चाहिए क्योंकि दोनों तीनों ही साइंस अपने आप में कंप्लीट है। तो फिर हम ये कर सकते हैं कि किसी का चार्ट देख रहे हैं तो पहले एक बार सेपरेट उससे देख लें, एक बार सेपरेट उससे देख लें, वो आपकी अगर अपनी हम चॉइस देखना चाहते हो, अगर टाइम है तो मतलब। मैं वही कह रहा हूँ, वो आपकी अपनी चॉइस है। देखिए सर आपने इसमें सीखने के बाद बताया भी ना जुपिटर को लगन मान सर आपने इसमें बताया एक जुपिटर को सेकंड दिशा लगन। जी, एक सेकंड दिशा जी हैंड रेज करके बताओ। ठीक है सर, सॉरी सर। हाँ गीता शर्मा जी का गीता शर्मा जी। हाँ जी सर। हाँ सर, मुझे ये पूछना था कि ये थ्योरी तो हम पढ़ेंगे ही, लेकिन क्या जो चार्ट है उन पर कोई प्रैक्टिस होगी? हाँ जी क्योंकि होगी, बिना प्रैक्टिस के थ्योरी का कोई सेंस नहीं बनता है। करेंगे, चार्ट्स पे भी प्रैक्टिस करेंगे और आप खुद ही प्रैक्टिस करोगे चार्ट्स के ऊपर भी, हम नहीं करेंगे। फिर आप बताओगे कि हाँ भी कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है सर, हाँ जी दिशा जी। थैंक यू। सर दिशा जी। आपने बोला था कि जुपिटर जहाँ होता है उसे लगन मानेंगे हम लोग, और अगर इसकी डिग्री कम है, जो ये और चलित में दिखा रहा है कि जैसे मान लीजिए मिथुन राशि में है जुपिटर और डिग्री कम है तो वो जा रहा है वृषभ राशि में, टॉरस में, तो हम कौन सा लगन मानेंगे इसमें? नहीं देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं दिशा जी, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में चलित का कोई रोल ही नहीं है। आपका प्लेनेट 0 डिग्री पे हो या 29.3 डिग्री पे हो, वो सेम राशि सेम भाव ही काउंट होगा। ओके ठीक है, तो अगर वो मतलब मिथुन में मिथुन है ही तो माना उसको जाएगा। मिथुन ही मानेंगे, कर्क में है तो कर्क में मानेंगे। अब वो आपका अब अपना राशि उसका चेंज हो रहा है, पीछे जा रहा है, आगे जा रहा है, उससे हमें मतलब नहीं है। और इसके साथ कोई प्लैनेट बैठा तो उसका भी कोई वैल्यू नहीं है? नहीं, क्यों, पूरी वैल्यू है उसकी, तभी तो मैंने बोला कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट्स पे बात करते हैं। ओके ठीक है, जैसे शुक्र बैठा तो हम फिर कॉम्बिनेशन करके ही प्रेडिक्ट करेंगे। हाँ, अगर जुपिटर वीनस आपका एक साथ बैठा है तो आपको अपने कमिटमेंट्स का ध्यान रखना चाहिए। अगर कमिटमेंट फेल हुआ तो आपको जीवन में बहुत तकलीफ होगी। ठीक है ईशान जी, और कोई प्रश्न है आपका? ख्याल है आपको प्रश्न बाकी नहीं है? आवाज नहीं आ रही सर आपकी, क्या कह रहे हो? मेरी आवाज नहीं आ रही? अब आई, मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत अब चली गई। नहीं है। कोई और प्रश्न यदि नहीं है, इसका समापन कर सकते हैं। आवाज नहीं आ रही सर आपकी? सर अपना माइक्रोफोन एडजस्ट कर लीजिए। अब आ रही है? आ रही है सर, आ रही है। ओके ठीक है, समाप्त करें जी अब। हाँ ठीक है, और ठीक है, किसी और का कोई कोई प्रश्न बचा नहीं है? नहीं तो इसको चलिए, बहुत बहुत हाँ, धन्यवाद आप रचना सभी का देखेंगे, पधारने रचना का। जी का कोई सवाल है? हाँ जी बोलिए। हाँ जी बताइए। सर मैं पूछना चाह रही हूँ, जैसे अभी आप बता रहे हैं, क्या वो D1 के अनुसार देखते हैं या और वर्क कुंडली के हिसाब से भी देखते हैं? D1 के अनुसार ही और देखते सर जी सर, मैं एक क्वेश्चन और है मेरा कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी भी इसी से रिलेटेड होती है या हम उसका मेडिकल, एक हमारे अलग ही सिलेबस का सब्जेक्ट पार्ट है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। जी आपको थैंक जो यू सर। नाड़ी विशारद में मेडिकल एस्ट्रोलॉजी डिफरेंट एक पूरा सब्जेक्ट है, उसका पेपर भी मेडिकल के नाम से ही आता है, तो उसमें आपको पूरा मेडिकली पढ़ाया जाएगा। जी जी थैंक यू पूरा सर। डॉक्टर बना के छोड़ेंगे आपको। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, रेमेडी, सब कुछ होगा इसमें, बस शर्त यही कि बेसिक नॉलेज होनी चाहिए आपको। ठीक है जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप पधारे। अब आपके यदि और अन्य प्रश्न हो किसी भी बात को लेकर के, एडमिशन को लेकर के, कोर्स को लेकर के या सब्जेक्ट को लेकर के, आप ग्रुप में जहाँ से आपको ये लिंक मिला है वहाँ पर भी पूछ सकते हैं, मुझे या लवनी जी को पर्सनली भी पूछ सकते हैं। लवनी जी अपना नंबर बता दो एक बार इनको। नंबर सर ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में जितने ग्रुप में है सबके पास में है, फिर भी आप नोट कर लीजिए 9650073155।
आप सीधा पूछ सकते हैं, ग्रुप में पूछ सकते हैं, आपके प्रश्नों के उत्तर देकर के हमें प्रसन्नता होगी। और एडमिशन लीजिए जी जल्दी जल्दी, ठीक है जी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। शैलेश मालवीय जी, लवनीश शर्मा जी थैंक यू सर। और जय कोरपल जी भी हैं हमारे ना अध्यापक, जय कोरपल जी हैं क्या? अच्छा, कल हम एक डेमो रखेंगे और उसमें हम ज्योतिष प्रवीण और पामिस्ट्री पर बात करेंगे। कल शाम को 6 बजे क्लास होगी, ज्योतिष प्रवीण और पामिस्ट्री पर बात करेंगे। इसका मैसेज और लिंक रात को या कल सुबह तक आ जाएगा। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।